हम लोग लास्ट जो चर्चाएं किए थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वाह, चलो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि रे ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या है। तो रे ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल है कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर एंड इट ऑलवेज मूव्स एंड फॉलो द पाथ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। यही है लाइट, यही है रे ऑप्टिक्स। और इसी प्रिंसिपल पे न्यूटन, जो कि बहुत ही महानतम साइंटिस्टों में से एक, उन्होंने ही कुछ 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जिसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। पर पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है। वो तो कास्टिंग था, पोलराइजेशन तो हाइजेंस वाला ना था। अच्छा, पोलराइजेशन कास्टिंग शैडो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग शैडो, ये बात की थी। और हम लोग तक इन तीनों को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तीनों को देख सकते हैं, कोई नहीं बचने वाला। लास्ट हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से कवर कर लिया था। और किसी को उसमें अगर कोई समस्याएं हैं तो अभी नोट कर लेंगे। अभी जब हम इसको कवर करेंगे तो फिर आप अपनी समस्याओं को भूलिएगा। घर पे पढ़े होंगे तभी समस्याएं निकलेंगी, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जाना कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। उसके बाद हमने जाना रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि जो फोकस होता है वो आर के क्या होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। यानी आर इज इक्वल टू 2f, ये रिलेशन को जाना। उसके बाद हमने जाना रे डायग्राम, यानी कनकेव मिरर के टोटल 6 केस बनते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर हमने जाना स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि प्लेन मिरर का जो फोकस है वो कहाँ पे लाई करता है। किसी को कोई उसमें शक है तो बता दीजिए। उसके बाद हमने और भी चीज़ जानी कि किसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, किसको हम लोग पोल कहते हैं, किसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, किस साइड में पॉलिशिंग होती है तो किस तरह का इमेज का मिरर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ों को कवर किया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किया हम लोगों ने, कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। और हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सिस्टर बना लीजिए। और आप लोगों ने सिस्टर बनाया और उसे याद कर लिया होगा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन मैं पेपर में दूंगा आप लोग। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए, उसके बाद हम लोगों ने इमेज भी जाना कि इमेज कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के इमेज होते हैं, रियल और वर्चुअल, ठीक है। और फिर हमने जाना कि एक इल्यूजन शब्द के बारे में भी जाना। इल्यूजन मतलब आभासी, जो चीज रियल में नहीं होती है, ठीक है, उसको इल्यूजन कहते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज हमें कैसे दिखता है, तो हमें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज दिखता है, और रियल इमेज हमें सिनेमा स्क्रीन में दिख जाता है, ठीक है। और हमारे आंखों के रेटिना पे भी ये रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी हमने जाना कि जहाँ पे भी स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा वहीं पे उस वो जिस तरह का भी इमेज बनाएगा उसको कहेंगे हम रियल इमेज, क्लियरिटी। और जहाँ पे स्क्रीन का यूज ना करे, बिना स्क्रीन का यूज किए वो किसी भी तरह की बातों की चर्चा करे, यानी इमेज का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे 3D प्रोजेक्शन, जो 3D प्रोजेक्शंस होते हैं ना, जैसे मूवीज में जो 3D ऐसे होलोग्राम की तरह निकल जाते हैं, नहीं होता है, देखे होंगे, वो सारे के सारे वर्चुअल होते हैं, सत्य नहीं है। समझ गए सर? यहाँ पे स्क्रीन से क्या मतलब है? स्क्रीन से तात्पर्य है ना कि जैसे कि जब इमेज का रे ऑफ लाइट निकलता है, जैसे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी और वो जाके कहीं ना कहीं मीट करे, तो जहां पे मीट करती है ना वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है ना कि वो ऐसा लगता है कि जाके मीट कर रहा है, पर रियल में मीट नहीं करता है। बात ऊपर कर रहा है वर्चुअल के लिए। और रियल के लिए सही में जाके आपस में क्या करते हैं, वो लाइट कट करते हैं उसको, आज जहाँ पे कट करते हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह की इमेज को हम ऐसे नहीं देख सकते,
जैसे ऐसे नहीं कि हम सामने सामने देख लेंगे। जस्ट सपोज कि अगर प्रोजेक्टर में से लाइट निकल के आ रही है तो आप जैसे इधर से लाइट आ रही है और आप इधर से साइड से व्हाट ऐसे इस साइड लेटरल साइड से खड़े होकर ये देख सकते कि कौन सा इमेज बन रहा है जब तक उसको स्क्रीन ना मिले। जब स्क्रीन में पड़ता है ना तब हम बोलते हैं ओ ये चल रहा है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन जाना कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है क्या बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा डिपेंडिंग ऑन द यूजेस ऑफ मिरर। और हम प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं तो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीफाइड नहीं होता है, सेम साइज। तो इस तरह के एमसीक्यू भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद हम लोगों ने लास्ट अपने टॉपिक में रिफ्रैक्शन को भी जाना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जाने। एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे स्नेल ने अपना नियम लगाया है और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू का सूत्र बनाया है, ठीक है। और उस सूत्र का ऐसा उपयोग आपके जीवन में आया है कि आपका पूरा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसके उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसलिए साइन आई बाई साइन आर को भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो म्यू है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिपेंड किस पे करते हैं। तो कुछ किन्हीं 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन तीनों पॉइंट को भी हम लोगों ने कवर करा था। किसी को डाउट नहीं है उसमें? तो यहाँ तक थी हम लोग की रिकैप यानी रिकॉल पार्ट 1 की, कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया। अब चर्चा करेंगे हम लोग आज से पार्ट 2 की। शुरू करते हैं हम लोग, चलो। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की बात है, यानी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा। कैसे रिफ्रैक्शन होता है? तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर चर्चाएं करी थी, कैसे रिफ्रैक्शन। इसी टाइप का रिफ्रैक्शन होता है जब ये ऑब्जेक्ट एयर से ग्लास में, यानी जब ये लाइट एयर से ग्लास में यानी रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो उस समय जो लाइट की बेंडिंग होती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, और जब भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? तो जब इस तरह के कुछ केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आखिर रिफ्रैक्शन में कितना डिफरेंस आता है। बहुत गौर से देखिए तो लाइट की एक्चुअल जो पाथ होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए, पर ऐसा होता तो है नहीं होता है ना ऐसा। क्या ऐसा होता है? होना तो चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द कारण बिहाइंड इट? द रियल कारण इज the changing of a density of a medium। नहीं, मीडियम की डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हर एक जगह आप हर एक कार्य को नहीं कर सकते। हर एक कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक माहौल, एटमॉस्फेयर, जगह बनाई गई है। जैसे पढ़ाई, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसका एक अलग ही एटमॉस्फेयर। अभी जब आप जाएंगे रास्ते में चाय की टपरी पे तो वहां पे पढ़ाई की बात तो नहीं ना करेंगे, हाँ या ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई की चर्चा वहां पे भी छेड़ देंगे और ऐसे साइन को स्टैंड करेंगे जैसे उनके घर का है कि नहीं? ऐसा करते हैं। में एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी चीज करें मन से करें, ठीक है। डिपेंड डजंट मैटर कि वो आप करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत सारी बातें हैं बाई डीप हॉट में आपको बताऊं, ठीक है। तो अगर आपने अपने लाइफ में सबने एक गोल सेट किया हो और उस गोल के लिए आप अपने मेहनत कर रहे हैं,
बाय द वे अगर कभी ऐसा हो कि वो गोल आप अचीव ना कर पाए और आपको अपने उस समय के फैमिली कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए आपको डाइवर्ट लेना पड़े अपने आप को, तो आप एक नई फील्ड में चले गए। उस नई फील्ड में आप अगर ऐसा महसूस करने लगे कि मैं तो यहाँ पे आ गया, बोझ सा महसूस, तो वो आपके लिए जेल बन है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि लाइफ में हमेशा कोई भी कार्य करें, चाहे वो आपके मन से हो या ना हो, करें 200% के साथ। 200% से नीचे एकदम बात ही ना हो। दिमाग में हमेशा याद रखिए, चाहे वो आपका मन करे कि ना करे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं होती। बाय डिफॉल्ट बात करें तो कोई भी घटना मन मुताबिक नहीं होती है। बस घटना घट जाती है और हमको उस सबसे क्या करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखें। तो देखिए, जब आपका क्लास हो पढ़ने का तो 200% कंसंट्रेशन हो पढ़ाई में। जब वहां पे जमघट लगे दोस्तों की तो 200% मस्ती करें। ठीक है, और अगर आप घर में हैं अपने फैमिली के साथ तो 200% फैमिली के साथ। ये 200% से नीचे 1% की भी डील बेकार। जो भी करें 200%। अमित, फोन पे बात भी करें 200%। समझ गए? डजेंट मैटर समथिंग पर्सनल बट इट इज फैक्ट। अगर उससे आपने कम किया ना तो फिर वो आपके लिए बेकार। जैसे यहीं पे बात करें तो वो सीन अगर मैं सोच पाऊं कि जब क्लास 10th का आप लोगों का रिजल्ट आउट हुआ तो जैसी आपकी स्थिति थी, जैसा आपका स्टैंडर्ड था, बहुत लोगों का उस स्टैंडर्ड से अधिक आ गया, बहुत लोगों का उस स्टैंडर्ड के बराबर आ गया और बहुत लोगों का उस स्टैंडर्ड से काफी कम आ गया, जिसकी वजह से सबका क्या, जिनका स्टैंडर्ड से कम आया उनका समझ लो कि अंदरूनी तौर पे काफी चोटें लगी हैं। बात तो तय है, एकदम तथ्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब 10 का पेपर वो हो गया है तो आप उसी को लेके चलेंगे, जरूरी है नहीं। वो घटना घट चुकी है। एक बार जो चीज बीत जाती है उसको कहते हैं पास्ट, एंड पास्ट ऑलवेज हर्ट। डजंट मैटर which kind of past, it always hurt, because in the future you will always be upgraded than your past, and you think if I was that, yani if, then I will not do these silly things in my past life. It consider or not? Yes sir. अब सोचते ही बात कि क्या मैं बचपने वाला काम कर रहा था अपने 10 वाले क्लास में, मैं तो पूरा बाहियात लड़का हूं। यही एहसास होगा जब आप अपने पास्ट की तरफ देखेंगे तो। पर पास्ट में कुछ मोमेंट भी है, मजा भी आना चाहिए। बातें समझ में आई? Yes sir. तो हमेशा इससे कम की बात ही नहीं करना। कार्य कोई भी करो, दिमाग में हमेशा रहो, कार्य कोई भी करो 200% से कम मत दो। तो इसलिए जब पढ़ाई की बात है तो क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे, और जब बतियाने की बात है, मजा आने की बात है दोस्तों में, तो क्यों उस समय पढ़ाई की बात करेंगे। जानते हैं फ्रेंड का काम क्या होता है? फ्रेंड्स का काम रियलिस्टिक होता है। रियल फ्रेंड का काम क्या होता है? एकदम मस्त वाला फ्रेंड जो है आपका, वो कभी नहीं कहेगा कि आपको पढ़ना है। पता है, फ्रेंड का काम होता है आपके स्ट्रेस को दूर करना। दिस इज द रियल फ्रेंड। अभी ना कहे कि हम ना पढ़े तो फेल हो जाए, तो फिर आप बेकार हो रहा है ना, फिर आपको तो वो डिप्रेस्ड कर रहा है। और कि बतावा कि साल भर बीत गई, उखड़नी कुछ है ही ना जिंदगी में, अब 2 महीना में कौन तीर मार ले। बात है कि नहीं? तो इसलिए फ्रेंड का मतलब आपको हमेशा स्ट्रेस, जब भी आप उसके संग हो, बात ना हो फिर भी आप खुश हो,
एक अलग ही तरह की खुशी और सेटिस्फैक्शन। बताओ बात नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं, फिर भी एक्ट मस्त, ऐसा होता है। दैट इज द काइंड ऑफ रियल फ्रेंड्स। बुझाई ना बुझाई? ठीक है। हाँ, तो ये चीजों को आप लोग लाइफ में अप्लाई करो। अब समय आ गया आप लोग का, 12 कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने बाद, सब फिर से स्कैटर्ड हो जाओगे, स्प्लिट हो जाओगे अपने जगह से, नए नए लोग मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। और हर एक लोग आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। जिसमें जो आपका सबसे बुरा साथी होगा वो सबसे बेस्ट लेसन देगा आपको लाइफ। दिमाग में रखना है चीज, ठीक है। लाइफ के बेस्ट लेसन आपको वही देगा जो आपसे नफरत करेगा। उम्मीद मत रखना कि अच्छा वाला ही करे आपको, लेकिन जो लेसन दे देगा एकदम लाइफ टाइम सेट हो जाएगा आपका। टच से मस्त नहीं हो सकता, ठीक है। और वो लेसन लेना बहुत आवश्यक है, बता नहीं सकते ना, क्योंकि वो आप लोग की धरोहर है, वो आप लोग को लेना है। नहीं लेंगे तो फिर वो वैसा मोमेंट कैसे फील करेंगे अंदर, नहीं फील कर पाएंगे। लेना जरूरी है। और फिर उस दिन आपको एहसास होगा कि बताओ, एक अलग ही मजा है उसका। उस समय बहुत दुख होगा तुमको, गारंटी बता रहा हूँ, जिस समय ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन उसके अगले पल का मतलब नेक्स्ट टाइम की जब सोचोगे ना, बढ़िया होगा कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो एवरीथिंग इन लाइफ इज ऑलवेज गुड डिपेंडिंग ऑन द थिंकिंग ऑफ योर सिचुएशन। कोई मर गया दुनिया में, सैड है लेकिन गुड है। कोई नया जन्म ले लिया, सैड है पर गुड है। आपके संग कोई घटना घटी, आप गए रास्ते से, पैर में चोट लग गई है तो, लेकिन वो सही है। जो समझ ना, ये चीज एकदम परफेक्ट है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताऊं, सुनेंगे? तैयार है? देखिए, एक बार की बात है, एक राज्य था। उस राज्य का जो राजा था ना, वो दूसरे राज्य से युद्ध लड़ रहा था। अब युद्ध के दौरान पता है ना कि सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो अब उस राज्य के राजा के पास सेना कम पड़ने लगा। अब लग रहा था कि अब मैं क्या हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, ठीक है। ये था सीन 1। अब सीन 2 आते हैं। उसी राज्य में एक गांव था। गांव में बहुत सारे लोग थे, और कहते ना कि अक्सर सेना में कौन भर्ती होते हैं, जो नौजवान होते हैं, ठीक है, यंग होते हैं, मतलब कि एडल्ट कह सकते हो, थोड़े से 18+ वाले, क्योंकि फुर्तीले होंगे, मारे काटेंगे। तभी 8-10 को दोस्त आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ ना कि वो एक का पांव में मोच आ गया, ठीक है, पांव में मोच आ गया, और वो खेल से क्या हो गया, आउट हो गया। और वो खेल कैसा था, वो मतलब इंटरनेशनल खेल था। मतलब इंटरनेशनल करने का मतलब कि एकदम अब रकम मिलने वाला था, 1,01,000 रुपया फर्स्ट पोजीशन के लिए। और उसके पैर में क्या आ गया, मोच आ गया, और क्या हो गया, वो रिटायर, एलिमिनेट हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। बेचारा मुंह लटका के कहाँ आया, घर। दैट इज द सैड मोमेंट, हो गया ना, घर तो आ गया। उसके बाद तभी राजा का फरमान आता है कि जल्द से जल्द सेना में भर्ती होने के नौयुवक तैयार हो, और जो बेचारा जीता रहता है ना फर्स्ट नंबर, उसको जाना पड़ता है सेना में युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। और जिसके पैर में चोट लगी होती है उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बेटा तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम हमारे लिए बोझ हो। तो सम अदर प्लेस आपके लिए वो क्या था, वो बुरा था, लेकिन किसी और प्लेस के लिए वो क्या है, अच्छा। बताओ बेटे की जान बच गई पूरी की पूरी। अब अपने जान से जान मिलाएगा वो जाके, ठीक है ना, कि है ना कि नहीं? समझ आया कहानी का मतलब? व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी? Everything happens for a purpose. Everything is always good
in your life. Doesn't matter how hurt yourself. कितना दुख देगा, कोई दिक्कत देगा, ठीक है. And every hurt gives you a new lesson. Every hurt. Doesn't matter which type of hurt. Gopi, Yes. you understand Yeah. quite well. I didn't well, sir. Get well, sir. Good, good. चलिए तो रिफ्रेशन थ्रू ग्लास लग की अगर चर्चा करें हम लोग, तो सबसे पहले बात करें कि ये वाला केस, यानी व्हेन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इस केस की बात करें कि जब लाइट जाती है उसके अंदर, तो जब जाएगी तो जाए तो फॉर डायरेक्ट लाइट क्या हो जाएगा, म्यू जी से नहीं, जी से कैसा होगा, हाँ म्यू ए जी, यानी कि म्यू ए म्यू जी Yes, class. ए से नहीं, ए से जी, यही होगा ना सबसे पहले केस के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, आई, ये क्या हो जाएगा, आई. तो यहाँ बनेगा साइन आई बाई साइन, बन गया. दूसरे के लिए ये वाला पॉइंट, जब हम बात करेंगे जी म्यू ए म्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डैश, और ये हो जाएगा ई. बोले कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा साइन आर डैश अपॉन साइन ई. बोलिए कोई दिक्कत. अब देखिए यहाँ पे इसको इसके पास भेज दीजिए, और इसको नहीं, हाँ एक सेकेंड, साइन में साइन है ना. अब देखो ये जो आर है ना, वो आर से क्या है, इक्वल है. अंदर वाला क्या होता है, ये वाला, इसकी क्या होता है, इक्वल होता है. किस प्रॉपर्टी से, नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैथमेटिक्स. जेड बन रहे हैं यहाँ पे बेटा, जेड देख लो, और जहां भी जेड बनता है वहां पे क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर. दिमाग में रखना हमेशा, जहां जेड बन गया वहां पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर हो गया ये. तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर. तो साइन आर डैश है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आर लिख सकते हैं. तो अब देखो ये हो गया साइन ई जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर. अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, और इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. बोलिए कर देंगे ना. तो करेंगे तो क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो ये वाली चीजुइया यहाँ से उठ के यहाँ डाल देंगे हम लोग. अब इसको नीचे में क्या देंगे, रहने देंगे. जो नया बनेगा वो क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन ई बनेगा ना, इज इक्वल टू ए म्यू जी म्यू ए, ए म्यू जी म्यू ए. ऐसा किस बन जाएगा, और ऐसा किस बनेगा तो क्या कहेंगे वहां पे, ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए. मुझे कोई दिक्कत. अब यहाँ पे आपका केस बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन ई. क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन ई इज इक्वल टू यूनिटी. क्या हो जाएगा, यूनिटी. तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू. बुझे नहीं बुझे, आपके इस नोट्स में थोड़ा 2 लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है. कौन सा, साइन आई बाई साइन ई यूनिटी. बस वन लिख दे. कंडीशन एयर एयर, मीडियम से क्लियरिटी यूनिटी. बोलिए कोई दिक्कत. तो ये हो गया आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई बाई साइन इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. गौर करो, एंगल आई इज इक्वल टू यूनिटी. इसी यूनिटी की बात कर रहा था. तो फर्दर म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 म्यू ए जी. ये प्रॉपर्टी जनरेट निकल के आती है. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ये भी तो सेम है ना वही चीज. ये तो डबल चिप दिया इसमें, एक तो रिफ्रैक्टिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. बिल्कुल वेरीफाइड होता है.
किसी को कोई शक है? नो सर अमित? नो सर ठीक। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, 2 पॉइंट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। दूसरा, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर इन द सेम मीडियम, यानी कि ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चल, उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, यानी कि जब हम 2 से अधिक मीडिया की चर्चा करें तो हमारे सामने तो फॉर्मूला तो आई क्या है ना। तो जैसे जब 2 से अधिक मीडिया की बात करेंगे ना तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है 1 μ2 into 2 μ3 into 3 μ1 is equal to, नहीं समझे? अरे ये फर्स्ट 2 मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर ये 2 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर तीसरे पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होगा? यूनिटी 1, क्योंकि स्टार्टिंग मीडियम इंसिडेंट क्या है 1 और बाहर निकलने वाला अभी क्या किए हम लोग लेटेस्ट 2 मीडियम को लेके इधर आपको समझ में आया? उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। सर बीच में ना हो तो 2 मिनट 3 तो ए बचवा तो का नहीं हम निकाल पे ये वाला हो जाएगा। है का नहीं जा बे ना रही खाई 2 मीडियम रहते का बेटे, समझ तो बात क्लास याद है ये। अगर तुमको हम थोड़ा सा रिकवरी करें, लेकिन तुम बचपन में तो पढ़े ही नहीं हो यस सर तो क्या याद करा, छोड़ो रहने, ठीक है कोई बात नहीं। सर 3 को डिनोट कैसे करेंगे? जैसे 2 मीडियम का होता है तो ए में वैसे ही कर देता है। हाँ, अगर वहाँ पे 3 मीडियम रहा तो फिर कैसे? तो कौन से 3 मीडियम है? वाटर एयर, वाटर, ग्लास। हाँ तो एयर एयर, वाटर वाटर, वाटर, ग्लास ग्लास, ग्लास, एयर। ऐसे नहीं करेंगे, उसको अलग से करना पड़ेगा। इस फॉर्म में नहीं नहीं नहीं, इस फॉर्म में केवल 2 ही हो सकता है। मैंने कहा ना कि ये अच्छा, 2 बचपन में आप पढ़े हैं ना, लाइक तो आपने सुना स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हाँ तो जब स्लोप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट 1 के क्या होता है? बराबर होता है। हाँ याद है? हाँ। बस वही बचपन की बात, यही मैं पूछा था, याद कियो तुमने? मैथ वही सब है। ये हाँ। तो हम क्या कहें हाँ खुला फिजिक्स का बात है ना, गंदी बात है। यस सर क्लियरिटी आपको याद है? गुड, अब याद आ गया, बढ़िया, नोट कर लिए साइड में। स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्रॉस स्टेट को प्लस फिर यहाँ ये तो फिर होते नहीं क्या मिटा दूं? यस सर। प्लस 11 मिनट तो फिर होते हैं यहाँ लिखिए a to b equals to 1 स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट। चलिए अभी बात करेंगे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी। किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होता है रेशियो 2 मीडियम का। किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के 2 मीडियम के बीच में जो रेशियो निकलेगा उसी को कहेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान चलो कि ये ग्लास है, यहाँ से एयर से ऐसे से गया, ठीक है, तो ये एयर, ये ग्लास। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸। ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों के रेशियो जो हो देंगे, रेशियो होने कि नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अरे कल तो इंटेलिजेंट हो एकदम, हो कि नहीं? हाँ। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्लियर? क्या हुआ तुम्हारे, हवाइयां उड़ी हुई हैं? चार चलो डिफरेंस वाला अच्छा, चलो दवाई ले लो, पढ़ लो। पढ़ाई तो कितनी देर? क्लास दे दे सर निकाल ले। नहीं तो अभी दांत निकला ही नहीं अभी तक अच्छा नया निकल रहा है। दूध खुशखबरी की बात है। दूध के दांत है? टूट गया हाँ। नया निकल अब वो परमानेंट वाला अच्छा जाम है। निकलता है और बताओ 18 बरस का हो गया होगा ना? अभी दूध के दांत हुई तो दही का निकल रहा है। दही जिलेबी कुल कोई दांत निकल गए। नहीं वो वाला दूध का टेंशन दांत तो वैसे अब जो फूक रहा है उसका दांत निकल रहा है। गरम गोदाम मार रहा है वैसे शुरुआत में 24-28 दांत होते हैं दूध के,
24-28 को से कम में होते हैं, मुझे लगता है कि 24 को ना 24-28 कितना होता है? को 22 ऐसे बड़े में एडल्ट में 32 होते हैं। 32 का टोटल होते हैं। चार हाँ 24-28 होते हैं। अभी इस समय तुमको मोलर और प्रीमोलर निकलेगा, यानी कि थोड़ा सा और 1-2 साल बाद जब निकलेगा तो दर्द होगा तुमको। जब एकदम दांत के एकदम यहाँ पे जब दर्द होने लगेगा ना, समझना कि मोलर और प्रीमोलर का सबसे आखिरी वाला पार्ट निकल रहा है, एक्स्ट्रा जो हम दूध आता है। बूढ़ा होती है अभी। दांत बगल निकल नहीं जाए। बढ़ोती नहीं, वहां से मतलब कि आप समझ लीजिए कि अब एडल्ट हो गए हैं एकदम। सिर्फ दांत के ऊपर 2 दांत निकल रहे हैं। माँ से नहीं जैसे। एक दांत के ऊपर 2 दांत निकल गए। अच्छा ये जो है ना इधर अच्छा ऊपर से निकल 2 दांत ऊपर से डॉक्टर को दिखाए हैं? ना। तो वो दर्द करेगा ज्यादा। हाँ दिखा लो डॉक्टर को, क्या पता काट के निकाल दे उसमें से। दोनों वो दांत देखिए एकदम ना सर बहुत ऊपर है यहाँ पे। तुम डॉक्टर हो? यस सर। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डाल के देख बातें लेगा। खत्म हो गया तब यहीं से। खुद इलाज कर ले। हाँ, खुद इलाज कर लेगा ही। आपको भी दवाई चाहिए सर। ऊपर जाने वाला। ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आई सबको? Yes, sir. रेशियो होता है yes, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ की, ठीक है? तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ में पूरा नहीं जानना है आपको, बस रिलेशन जानो। म्यू इक्वल टू आर डी अपॉन ए डी। इसका मतलब क्या होता है? सर ये ही क्या होता है रियल एंड एप्पल? जैसे मान चलिए ना कि मान चलिए कि एक बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी में पानी है भर के एकदम, ठीक है, और एक और बाल्टी है उसमें पानी नहीं है, चिल्ली हो रहा है। वो आपको चाहिए, ठीक है, पानी नहीं है उसमें, और आपने क्या किया कि एक सिक्का इसमें डाला हुआ है और एक सिक्का इसमें डाला हुआ है, ठीक है? तो इसमें जब देखेंगे तो आपको रियल डेप्थ दिखेगा। कैसे डेप्थ दिखेगा? रियल में गहराई पता चलेगी इसकी, किसकी? बाल्टी की। सिक्के की भी गहराई होती है, मान लीजिए ठीक है? तो बाल्टी गहराई पता चलेगी। अब इसमें देखेंगे ना तो इस सिकवा यहाँ नहीं दिखेगा, ये सिकवा यहाँ दिखेगा। yes, sir. इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से यहाँ तक वाला एपेरेंट और यहाँ से यहाँ तक वाला रियल। और इन्हीं दोनों के रेशियो से क्या बनता है? म्यू न्यू रिफ्रैक्टिव। आरडी अपन यस सर। बुझे कि नहीं बुझे? आगे बढ़ल जाए। यस चलिए अभी बात करेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल की। किसकी? क्रिटिकल कौन है? बेशर्म होगा है। क्रिटिकल एंगल, ठीक है? अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है जानना चाहिए हम लोग। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखो क्रिटिकल शब्द का मतलब ये है ना कि अब जिसके बाद हालत हो जाए गंभीर, उसी टाइप का। अगर ऑप्टिक्स में बात करें ना कि अब उसके बाद पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का नेचर चेंज हो जाए। जब मान लो कोई बंदा है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है तो रिफ्लेक्शन शुरू कर दे, रिफ्लेक्शन कर रहा है तो रिफ्लेक्शन शुरू कर दे, यानी पूरा अपना नेचर से नेचर सब बदल देवे, यस ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। और इसके बाद लिखा है एंगल, यानी जिस एंगल पे ये कारनामा हो रहा है उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है उसको क्लियरिफाई कर दूं। पढ़ना है हमको कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को फॉलो करती हो, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका, और तभी क्या हो जाए उसके साथ? रिफ्लेक्शन घटना घट जाए, रिफ्लेक्शन होने लगे। yes, sir. अब ये घटने से तो एक्सीडेंट, तो एक्साइटमेंट होगी ना, वो वाले एंगल पे क्या होगा? क्रिटिकल। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, गौर करना, सबटेंडेड बाय अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर विच refracted ray travels along the surface separating the two media, that is for which the angle of refraction equal to 90 degree। ये था आपका डेफिनेशन। तो सीन क्या है इसका? सीन है कि ये वाला जो काम होता है ना हमेशा डेंसर से रेयरर में होता है हमेशा, यानी क्रिटिकल एंगल हमेशा किस में होता है? डेंसर से रेयरर, yes, sir. ठीक है? ये आर है ना, रेयर। उदाहरण के तौर पे
मान के चलो कि रे ऑफ लाइट आई, मान लो एक बूंद है, तो यहाँ पे सन है सन से क्या आ रही है, धुकु धुकु लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट आके टकराई, होले होले, टकराने के बाद नजरों से नजरें मिली, किसकी, बूंद की और रोशनी की, ठीक है। रोशनी फिर धीरे से समाने लगी, ठीक है, यानी अंदर आई, आई कि नहीं आई, तो ये हुआ रेयरर से डेंसर। अब जब डेंसर से रेयरर की बारी आई तो बूंद को हुआ दुख, क्योंकि रोशनी जा रही थी उससे दूर, उसने कहा मत जा, आजा। तो वो बुराने लगता है किस एंगल को, तो क्रिटिकल एंगल से निकलता है, और निकलने के बजाय इसको फिर फॉलो करते हुए इस पाथ को, फिर क्या होता है, फिर फिर ये वो और बूंद पूरा खुश हो जाता है, जगमगा उठता है, और खुशी के मारे उसको इंद्रधनुष निकल जाते हैं चारों तरफ से, नहीं हाँ, छपरी बन के घूमने लगता है चारों तरफ। समझ में आया? तो ये था क्रिटिकल एंगल। सर उसमें से निकल नहीं रहा है ना लाइट, जब ये मल्टीपल टाइम गएगा तो भाई लाइट तो निकलेगी ना, निकलेगी। वो सही से पढ़ा रहा है उसको। हम भी पढ़ाएंगे। चलिए क्लियर हुआ सब में क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल है कि जब भी डेंसर से रेयर जाए तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 हो जाए, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। और जब रिफ्रैक्शन 90 बराबर होगा ना तो वो सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी, सरफेस को पकड़ते हुए फिर से कहाँ जाएगी, अंदर। अभी धक चिक एकदम डिस्को में गाना चलेगा, ठीक है, डिस्को डांस। अब वहाँ पे सतरंगी तो हो ही रहा है, ऐसे से करके पूरा फील आ जाएगा वहाँ। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल, क्लियर हुआ। और इसी फिनोमेना को कहते हैं TIR। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मजा आ गया ना, थैंक्स। तो TIR कहते हैं इसको। अब TIR का मतलब कि बहुत बार रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि ये रोशनी जा रही थी लेकिन बेचारा रोक लिया, मत जा तू, मेरे जीवन में अंधेरा हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो शाहनवाज? ठीक है, ठीक। और उसको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा? रात में जाके छत पे टाइट जाता है, इंडिकेटर देता है हम आ गए, तो उधर से एक और अच्छा से लाइट आती है, तो दोनों लाइट करते हैं दूसरे को, फिर तब जाके एक नया इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन होता है। उसमें सनलाइट लाइट से कुछ लिखता होगा ऐसे करके, तो इधर से वो भी कोई कुछ न कुछ ऐसे लिखता होगा, फिर वर्ड्स का मिलान होता है, वहीं पे हिंदी इंग्लिश की क्लासेस चलती है, और उसके साथ और भी क्लासेस है। कोई लगता घर नहीं है, ऊपर से दीवार इतना ऊंचा है। बेटा मैंने कहा आसमान में टॉर्च वो नहीं होता कुछ। होता है, ट्राई कर चुके हैं, बहुत दुख है सर। सर डीजे पर लगता है वो वाला दिन 4-5 का अपने को दे, बहुत दुख है सर, इसको देखिए कोई बात नहीं, सब जुगाड़ करेंगे पूरा हाई टारच का। तब ठीक है, अच्छा टारच का हाई पावर के बढ़िया तब ठीक है, हम टॉर्च जुगाड़ करेंगे, पैसा लेते हैं। हमसे लेके सर। नहीं पैसा नहीं लेंगे, हम रुपया लेंगे। क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। TIR समझ में आया? यस सर। अभी भी दर्द है। TIR समझ में आया सबको? किसी को डाउट? मुझे लगता है कि TIR को समाज में डाउट होगा, मतलब समाज में TIR में कोई डाउट होगा, क्योंकि जो समझाए खतरनाक टॉर्च जला के ना, गजब खतरनाक। शाहनवाज में समझाते तो ज्यादा समझ में पता नहीं क्यों, इसका कॉन्सेप्ट ही खतरनाक निकलता है एकदम। चलिए अब यहीं से एक रिलेशन तैयार होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ये रिलेशन तैयार होता है।
ठीक है, जहाँ पे C है क्रिटिकल एंगल और म्यू है रिफ्रैक्टिव एंगल। तो अगर आप क्रिटिकल एंगल दिया हो तो आप पता कर सकते हो कि आखिर वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना ऑकर कर रहा है। तो मैं तो अगर म्यू इज इक्वल टू 1.33 आ गई इसका मतलब पानी है, अगर 1.5 आ गई इसका मतलब शीशा है, अगर 2.42 आ गया इसका मतलब डायमंड है। क्या कुछ और इसके अलावा कुछ आ गया? हाँ? इसके अलावा कुछ आ गया? और भी है बहुत सारे, केरोसिन है, टर्पेंटाइन है, मालूम ही नहीं लेकिन ये सब तो नहीं ना देंगे जो नहीं केवल गिनती के 4 याद करने हैं आपको, गिनती के हाथों पे गिन लो एकदम। सर ठीक ये है। 4 क्यों लेते सर, हैं? कहो ना, ये यही पाँच 4 हमेशा क्यों लेते हैं? सर मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर की, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते, वायु। ठीक है। Yes, तो वायु जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1 कितनी 1, ठीक। दूसरे नंबर पे बात करते हैं पानी की, Yes, जिसके sir. बिना भी नहीं जी सकते हम Yes, लोग, sir. ठीक है। 1.33. तो 1.33। Yes, sir. तीसरे नंबर पे आता है ग्लास, जिसके बिना भी नहीं जी सकते हम लोग, जी सकते हैं। नहीं जी सकते। क्यों नहीं? अरे तो कांच के घर कैसे बनाओगे? ईटा ही बनाएंगे सर। हाँ, ईटा का बनाया वो कांच का उपयोग करके थोड़ा घर की सुंदरता बढ़ जाती है। नहीं चाहिए सर सुंदर। सुंदर सर, उसके भी- चलो सुंदर ही चाहिए इसको। ठीक है, नहीं जी सकते। मतलब कोई झाग ना सके तुम्हारे घर में, समझ गया? गलत काम नहीं कर सकता उन्हें। कोई गेट ही नहीं रहेगा। ठीक है, 3 हो गए। चौथे नंबर पे है आपका डायमंड, उसकी कितनी होती है 2.42, ठीक है। और उसका उपयोग बहुत लोग करते हैं, Yes, sir. करते हैं ना, बहुत ज्यादा पसंदीदा है कि नहीं है? सर फिर तो केरोसिन ऑयल भी तो होगा ना? सर तो 5 देखो केरोसिन ऑयल का उपयोग, केरोसिन की बात इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वो हमारे जनरली लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता है, जनरल लाइफ में। अच्छा ये बताइए, किरासन तेल आप लेते हैं राशन से? सर वेजिटेबल नहीं, मिलता है। पहले होता था सर। मिलता है। पहले होता था। मिल ही नहीं रहा। हाँ तब मतलब हम ऐसे 4 जो है ना वो बहुत ही कॉमन है। Common है। वो नहीं कर रहा कि डायमंड आपके गले के घूम रहे हाथों में, लेकिन बहुत मतलब कि थोड़ा सा फैशन टाइप है, फैबुलस है, सुन के एकदम मन में मजा आ जाता है, एकदम मजा आता है कि काश हमारे पास होता, जला देते सामने वाली को दिखा के, देख देख डायमंड बाबा पास। यस सर। सर एक क्वेश्चन है पूछे, हाँ, अफवाह है सर कि डायमंड चिपकेंगे तो जहर होता है उसमें? सबसे पहली बात देखिए, सब जितने भी यहाँ पे धरती पे लिविंग बींग्स हैं वो सबके अंदर कार्बन उपलब्ध है, और डायमंड भी फुल कार्बन से बना हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं, एक परसेंटेज है, जितना परसेंटेज बॉडी के अंदर कार्बन होना चाहिए, अगर उससे अगर 0.001% एक कार्बन का परसेंटेज बढ़ गया बॉडी में, आपका स्वर्गवास हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डायमंड चाटते हो, ठीक है, क्योंकि मिलता तो है नहीं, लेकिन चाट लेंगे जीभी लगा के, तो जब आप चाटेंगे डायमंड को तो जो अमाउंट ऑफ, देखो डायमंड जो प्योर कार्बन, तो नंबर ऑफ मैंने अमाउंट ऑफ कार्बन क्या होगा बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा जाएगा। और जब ज्यादा जाएगा तो आपके बॉडी का कार्बन परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा मतलब कि अगर 0.01 भी बढ़ गया ना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, समझ लो, तुरंत क्या हो जाओगे। तो अभी वाला तो जो डायमंड है फिल्टर होके आता होगा ना पूरा? नहीं फिल्टर देखो, अभी वाला भी मर जाएगा। कवर हो गया। देखिए सबसे पहले अगर सिंथेटिक डायमंड है हाँ। तब तो दूसरी बात, हम्म। अगर ओरिजिनल डायमंड है कोयले तब खत्म। तो मरना है एकदम तय। कोई- और सबसे पहली बात, इतने चाटने में परेशान क्यों तुम? नहीं मतलब पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे मिलेगा नहीं सर। राजा महाराजा वाला में ऐसा वो ऐसा ही हाँ अब जाके परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल होगा डायमंड ना उसके लिए 3 है। मैनमेड सिंथेटिक डायमंड अब ऐसे होंगे ना कि जैसे कि सबके बस में नहीं है उपयोग कर पाना, तो सोच रहे हैं कि सिंथेटिक बना के सबको महिलाओं को सबको बांट पहनाएंगे, yes sir। सबको बांटा जाए। Yes, तो नहीं आता है, इधर तनिष्क वाला होता है तो इधर पता नहीं ये तो कौन पूरी सिंथेटिक है, रेमंड का हाँ। होता है। ओरिजिनल नहीं है। सिंथेटिक और रेड जल रहा है। सिंथेटिक डायमंड की बात कर रहे हैं ना, सिंथेटिक डायमंड का सीन है ना कि जैसे कि सबके बस में होता है, पता नहीं कौन लोग, एक होता है ना मणिपुरम करके, एक तो गोल्ड वाला है, हाँ। एक तनिष्क है, एक बहुत सारी कंपनियां दिमाग में नहीं है हमको। अरे कौन कौन सी कंपनी है याद होगा इसको सारे? क्यों सारी पता होगा? नहीं पता हमको। अच्छा स्क्रॉल कर दो फ्लिपकार्ट में। ये कंपनियां बनाती फ्लिपकार्ट हैं। मिलेगा एकदम सच में। फ्लिपकार्ट सिंथेटिक में अंतर क्या है सर? सिंथेटिक का मतलब है जिसपे कॉस्ट कम आता है, वो Diamond और है, उसको मेरा- उसको lab लैब में made बनाया होता होता है। है, लेबोरेटरी मेड होता है। कार्बन तब तो अंडर duplicate प्रेशर होना लेके चाहिए जाते हैं ना सर। जैसे उसकी बिलियंसी ओरिजिनल वाले से भी अच्छी होती है। हाँ। वो भी महंगा मिलता
उसकी ब्रिलियंसी ओरिजिनल वाले से भी अच्छी होती है, सोच लो। तो उससे महंगा तो उससे क्यों महंगा लगेगा? क्यों? महंगा इसलिए नहीं मिलता ना क्योंकि उसकी Supply ज्यादा कटिंग है। के ऊपर रेट का डिपेंडेंसी होती है। कटिंग अच्छा जैसे जैसे जितनी को जैसे जैसे कटिंग होती है वैसा वैसा रेट होता है डायमंड की। जितना फाइन कटिंग हो उतना महंगा रेट, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। अगर तुमको एक रॉ डायमंड मिल जाए तो तुम उसको फेंक दोगे पत्थर समझ के, फालतू है। कटिंग कर दो मतलब आज जब उसको कट करोगे तो कहोगे ओ हो। तो वही है ना कि सच्चे हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को। जौहरी को ही होती है, अच्छा, समझिए ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंडीशन में कि एंगल आई की वैल्यू हमेशा एंगल आईसी से अधिक होना चाहिए, यानी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो, अधिक हो कंडीशन में। और उसके बाद लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और लाइट हमेशा डेंसर से क्या ट्रेवल करे, रेयर की तरफ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। तो पहला है प्रिज्म। ये प्रिज्म को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। जनरली प्रिज्म से होता क्या है, लाइट आर पार हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये वाला इसको कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इनका नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर आप गौर करो, पहले वाले केस में ये बिल्कुल मिरर की तरह वर्क कर रहा है, देख रहे हो, मिरर कह सकते हो, एकदम एकदम सामने जा रहा है और एकदम 90 डिग्री पे कट करके वापस भेज दे रहा है। दूसरे वाले केस में देखो, जब उसको हम उसके जब फेस चेंज कर रहे हैं ना, तो देखो डबल 90 बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके फेस के चेंजिंग पे ही इसका एंगल की भी चेंजिंग हो रही है। क्लियर हुआ? बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड चमकता क्यों है? ड्यू टू इट्स कटिंग, क्योंकि ये ऐसा से कटिंग की जाती है कि जब लाइट उसके ऊपर फॉल हो तो क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो, और जब क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो तो TIR का फिनोमेना अकर हो। यानी सोचो वो बंदे जो जिनको पता भी नहीं है क्रिटिकल एंगल के बारे में, और वो भी घिसते हैं डायमंड को, कटिंग करके बनाते हैं, मतलब वो कौन सा फीस पड़े होंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। डजंट मैटर, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, उससे क्या होता है ना कि एकदम एकदम बता देंगे कि कौन से हीरे की कटिंग कितने की है, कितने कितने सूट, कितने साइज, सब बता देते हैं, ठीक है। और आप क्या लोगे, इंची टेप लगाओ वहां पे देखने के लिए, और उतना एकदम भी बड़ा हीरा थोड़ी लगेगा। इंची टेप होता है हीरा नापने वाला, और उस वाले की अच्छा, बात कर रहा हूँ, जो- स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, Yes, sir. उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो वाला मीटर की बात कर रहा हूँ। आपका अच्छा ये बात समझ गए। बोल रहे केमिस्ट्री में था ये। सर इतिहास में था। हिंदी में था बोला। काटते किस चीज से हैं हीरे? हाँ? हीरे को हीरे कौन से सी metal? प्लास्टिक से हीरो को हीरे से ही काटते हैं, दो हीरे को आपस में रब करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर प्लस लेजर कटिंग होती है, लेजर कटिंग, लेजर से भी हीरो को काटते हैं, ठीक है। वो रूबी लेजर होते हैं, रूबी हाँ, क्या उसमें से रूबी के पार्टिकल्स? रूबी पार्टिकल होते हैं, उससे लेजर बनाया जाता है। आप रूबी लेजर के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने MSc में फिजिक्स लिया तो। इससे ना हो पाएगा। सर हर एक चैप्टर के लिए सिलेक्शन करना पड़ जाएगा MSc में। आपको अगर फिजिक्स लेंगे तो फिजिक्स में का पूरा 12 दिन क्या रहेगा? हाँ? जैसे आप बोले एक MSc चैप्टर केवल लेजर पे हुआ है, नहीं 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 बस आपको लेजर में बारे में पढ़ना है, कितने तरह के लेजर होते हैं सब पढ़ जाएंगे उसमें। सर मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप बोले फिजिक्स अरे MSc में लेंगे तो क्या 12th में जितना सिलेबस है उसमें भी उतना ही रहेगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि पूरा एक टॉपिक का एक वो चैप्टर रहेगा कि उसमें भी अलग अलग टाइप करेंगे, मॉडर्न है, ये क्लासिकल है, हाँ ऐसे ही है। उसमें भी चूज करना है ना। 2 साल है, 4 सेमेस्टर है। हाँ। पहले सेमेस्टर में आप बेसिक BSc पढ़ते हैं, हम्म, सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्टार्ट होता है क्लासिकल, थर्ड सेमेस्टर में मॉडर्न, और फोर्थ सेमेस्टर में कॉम्बो, सारा का सारा एकदम। एक ही बार पढ़। हाँ क्या चलता क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप लोग इसमें पढ़िएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो हम बता देंगे। ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो अ फेनोमेना व्हिच फॉलो क्रिटिकल एंगल, TIR के फेनोमेना पे वर्क करता है, ठीक है। होता यूं है कि इसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता, इस वजह से ये वर्क कर पाता है। ऐसा इसकी कोटिंग होती है, ऐसा इसके अंदर मटेरियल का प्रयोग करते हैं कि जब एक छोटा सा रे ऑफ लाइट ऐसे ड्रॉप कर देते हैं ना हम, वो रे ऑफ लाइट दूसरे एंड पे बिल्कुल उतनी एनर्जी के साथ क्या होता है, निकलता है। ये क्वालिटी होती है ऑप्टिकल फाइबर की। सर इस वाले केस में एनर्जी लॉस होता है जो भी पढ़ा है? देखिए इस केस में एनर्जी लॉस, हम्म। हम एनर्जी लॉस की चर्चा इसलिए नहीं करते ना क्योंकि घूम फिर के इसको इंद्रधनुषों में बनाना है। Yes, Yes, sir. क्या फर्क पड़ता है कि मतलब कि दो कैंडेला का बना रहा है कि 10 कैंडेला का, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उससे? इंटेंसिटी में सर हाँ
वो तो फर्क पड़ेगा ही ना। क्यों नहीं पड़ेगा उस पे? तो मैं कह रहा हूँ उससे क्या मतलब है हमको? वो तो डिपेंड करता है बूंद की साइज पे, एटमॉस्फेयर पे, सन की इंटेंसिटी पे, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा ना। एनर्जी लॉस क्यों होगा ये बताओ? अच्छा चलो लॉस भी हो गया तो हीट के फॉर्म में आएगा, वो भी तो हमें को मिलेगा ना, कहाँ जाने वाला है हीट के फॉर्म में? समझा? नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के बाद आता है मिराज। मिराज मतलब होता है मृग तृष्णा। समझते ना मृग तृष्णा के बारे में? जो डिजर्ट में जो एक आभास होता है कि हाँ यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे ओसिस है, पता है ना कि वहाँ पे रोड पे भी होता है। रोड पे लगता है ना कि जब दूर से आते गर्मी में लगता है कि पानी है, वो किसके, हाँ हिलने वाला भी, ठीक है। ये जानते हो किसकी वजह से होता है? ये होता है कि जब हमारा वो सरफेस जब हीट करता है ना, तो हीट करने की वजह से उसके आसपास का जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म हवा हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो वो रोड से ऊपर की तरफ क्या होने लगता है? उठने लगता है। ऐसे उठते 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 उठ जाता है, और जब हमारी आंखों के सामने से गुजरता है तो लगता है ना कि क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। एयर का मीडियम कितना था? 1, लेकिन गर्म एयर का मीडियम क्या होता है? कम। और जब कम होगा ना तो हमको पूरा क्या स्लाइट ऐसे ऐसे पूरा डेंस धुंधला दिखने लगेगा। ऐसे दिखता है ना धुंधला वाला। या फिर जान चीजें भी छानते हैं, वहां पे देखोगे तो ऐसे पूरा एकदम देखिए हुई तुम वहां पे। हाँ गुड, समझ आया? तो ये हो गया मिराज में। मिराज में हमें ऐसा आभास होता कि है पर होता नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कहीं और का होता है, वो दिखता है कहीं और डिजर्ट के केस में। और ऐसे नॉर्मल रोड पे तो भाई जो मैंने तुमको बताया ना कि वो हीटिंग वाला मैटर आता है, वो ऐसा दिखता है हीटिंग के मेथड से, ठीक है? समझ? उसके बाद एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, अर्ली सनराइज एंड सनसेट है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद स्टार्स अपीयर हायर देन दे आर, यानी कि वो अपने से ज्यादा दूर दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेट रॉड अपीयर बेंट इन वाटर, यानी जब पानी के अंदर एक सीधा रॉड लगे कि मुड़ा हुआ है साइड से देखेंगे तो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और तीसरा है फाउंटेन ऑफ फायर, यानी कि जो आग का फाउंटेन होता है उसके अंदर भी सीन वही है, आग का फाउंटेन, मतलब जिसमें से आग निकलता रहता है ऐसे, इसमें से मोल्टेन मटेरियल, वोल्केनो। वोल्केनिक टाइप। अच्छा, वो भी तो मीडियम इतना हॉट होता है कि अपने आसपास का मीडियम क्या कर देता है? हाँ यस सर, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर।